आज सुनिए हिंदी की जानी मानी ख्याति प्राप्त वरिष्ठ कथाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी 700 का कोट। तो शुरू करते हैं कहानी 700 का कोट। बस 2 मिनट और लगेंगे बहन जी, तब तक आप ठंडा पियो। नहीं जी, तकल्लुफ़ की क्या बात है इसमें, ये तो हमारा फ़र्ज है। अच्छा ठंडा नहीं तो चाय चलेगी, अभी हाजिर कर देते हैं। ओए मंगू, जरा भापे के होटल से पेसल वाली चाय पकड़ ला। जी ठीक फरमाया आपने। कोका कोला बंद होने के बाद से जितने ठंडे निकले हैं सब फिजूल, किसी का टेस्ट ही नहीं चढ़ता है ज़बान पर। क्या क्रेज़ था जी उस चीज़ का भी, आधी दुनिया तबाह कर रखी थी। अपने जारज भाई को भी चढ़ गई सनक, बंद करवा के ही छोड़ी जी। बस हो गया सिस्टर। रामदीना ज़रा जल्दी करवा दे भाई, इनको देर हो रही है। आप कुछ महसूस ना करें बहन जी, ये कैंची और कपड़े का मामला है। जरा सा हाथ कांपा या आंख फड़की तो क्वार्टर आधा इंच का तो कटाई सिलाई में फ़र्क पड़ ही जाता है। वैसे हमारे कारीगर पुराने हैं, अच्छी तनख्वाह मीठी जुबान, ये 2 ही नुस्खे हैं। फिर तो इनसे सिर के बल काम करवा लो, काम में नुक्स निकालने का मौका नहीं देते। अब ये 100-150 ब्लाउजों में एक आध में से कुछ 19-20 हो ही जाता है। होना उतना भी नहीं चाहिए वैसे, आखिर हमें भी रहना है कनॉट प्लेस पर। कंपटीशन बड़ा सख्त है जी आजकल। हमसे टक्कर लेने के चक्कर में दूसरों ने रेट आधे कर दिए। ये और बात है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे ग्राहक कहीं नहीं जाते। बस जी सब ऊपर वाले और आप जैसों की दुआ है, वरना हम किस काबिल हैं। कोई गलत कहा मैंने? लो जी, गर्मा गर्म चाय आ गई। इस साल दिल्ली में ठंड कड़ाके की पड़ी है। चलो ये अंगूठा ऊपर मैं ही पी लेता हूँ। अब बताओ, ये थम्स अप भी कोई नाम हुआ भला? 100 की सीधी बात कही आपने सिस्टर। ठंड के दिनों में जो बात एक प्याली चाय में है, वो किसी कोल्ड ड्रिंक में कहाँ। पहले मैं चाय ही ऑफ़र करता था सिस्टर, पर मैंने देखा सर्दी हो या ओले पड़ते हों, लड़कियां कोल्ड ड्रिंक के अलावा नाम ही नहीं लेती किसी चीज़ का। आप चाय के लिए पूछ लो तो यूं नाक चढ़ जाएगी जैसे तौहीन हो गई हो। बस जी फैशन की मार है और क्या। आपकी तो बात ही और है जी। क्या घर डेकोरेट किया है आपने, दरवाजे खुलते ही आपकी सादगी और सलीके की दाद देनी पड़ती है। ए जी, कब देखा आपका घर? आपको याद नहीं जी, आपकी सिस्टर इन लॉ की शादी में उनके कपड़ों का बंडल मैं खुद पहुंचाने गया था आपके घर। नहीं जी, अंदर नहीं गया, हम तो बाहर से ही भांप लेते हैं लिफाफे का मजमून। वो कोई शेर है ना, खत का मजमून। अब जो भी हो वो हो, आप तो मेरी बात समझ गई ना। ओए मंगू, कहाँ चला गया? चल रामदीना, तू ही जरा गाड़ी में रखवा दे। हाँ जी, आप देख लीजिए पहले, ट्रायल रूम में ये रहा सामने। देर हो रही है, चलो घर जाके देख लेना, ठीक हो ही गया होगा। शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको सिस्टर। ये आपने कितने दिए? आपको याद नहीं, हमने पहले ही कहा था कि ब्लाउज़ की सिलाई हमने बढ़ा दी है। स्लीवलेस और बाहों वालों का सवाल नहीं है जी। आधे मीटर का ब्लाउज हो या 1.25 मीटर, मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है। बल्कि जितना छोटा ब्लाउज होता है, प्लीट्स डालने में उतना ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप बेशक पूरे कनॉट प्लेस में पूछाइए मैडम, 60 सेंटीमीटर में स्लीवलेस ब्लाउज बनाने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हम तो मेहनत की कमाई में यकीन रखते हैं मैडम। यह क्या कि 2 रुपये कम लिए और 10 रुपये की लीर हड़प ली। दूसरे दर्जियों की तरह हम ये कमीनापन नहीं करते। बिना पैसे लिए आपके कपड़े भी डिलीवर कर देते हैं जी। आप पहन कर देख लो फिर देना। भरोसा तो करना ही पड़ता है जी अपने कस्टमर पर। अब वही तो अपना खुदा है। थैंक यू मैडम। मुंबई में तो ब्लाउज़ की सिलाई पता है कितनी हो गई है, पर हम जैसी फिटिंग कोई हमसे दूनी सिलाई लेकर भी कर दे तो कैलाश टेलर का नाम बदल देना। जी छुट्टे नहीं है मेरे पास। चलो फिर एडजस्ट कर लेंगे, हम तो कहीं जाने वाले नहीं, फिर आना जी। शुक्र है परमात्मा का जान बची। अरे अरे अरे, आओ भाई साहब, बैठो बैठो। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, सब राजी खुशी है? अपना भी बस चल ही रहा है, दुआ है आपकी। ज़रा 1 मिनट मैं पानी पी लूँ, आप भी पियो जी। नहीं, अभी अभी आपने मैडम को बाहर जाते देखा होगा। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँ कि किसी को पागल कुत्ते ने काटा हो तो औरतों के कपड़ों का धंधा करे। सामने वाले के मगज का तो मलीदा बना के रख देती हैं। कोई गलत कहा मैंने? आपको पता ही होगा, आपके बड़े भाई साहब की तो चांदनी चौक में साड़ियों की दुकान है। उस दिन देखा नहीं था, एक मैडम पधारी, 100 साड़ियाँ खुलवाईं और मुंह तिरछा कर बिना खरीदे चल दी। अंदर से दांत पीसने का मन होता है, पर दांत में पोर कर हंसना पड़ता है। फिर आना जी। बता रहे थे आपके भाई साहब की अच्छा हुआ नहीं लेकर गई।
अगर कोई औरत 3 साड़ियों के बीच डांवाडोल हो रही हो तो ये पक्का समझ लो कि अगर उसने एक पसंद कर भी ली तो दूसरे तीसरे दिन चेहरे पर शराफत का मुलम्मा चढ़ाए, आवाज़ में मिश्री घोले साड़ी बदलने जरूर आएगी। बड़े धीरज और सब्र की ज़रूरत है भाई साहब। औरत के कपड़ों का या कपड़ों की सिलाई का या ज्वेलरी का या कॉस्मेटिक्स का, गरज ये कि औरतों के इस्तेमाल की किसी चीज़ का धंधा करो तो अकल और दिमाग दोनों ताक पर धर दो। अब मैं आपको आज की बात बताऊं। अभी अभी जो मैडम नीले रंग की फिएट खुद ड्राइव करके ले गई ना, आज ब्लाउज सीने के लिए दे गई थी। बोली अर्जेंट है, नाप का ब्लाउज साथ लाना भूल गई थी। सो इस्माइल ने नाप ले लिया। अब कहती हैं कि सारे ब्लाउज आधा इंच ढीले हैं। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मैडम उस दिन आपने नाप दिया था पीटर पैन पहनकर और आज आपने ब्रांड चेंज कर लिया है, तो ब्लाउज़ की फिटिंग में तो फ़र्क पड़ेगा ही। नहीं जी, मजाक नहीं, मगर औरतों के शरीर का कोई भरोसा नहीं। घड़ी में माशा घड़ी में रत्ती, बित्ते भर का ब्लाउज और 100 नखरे। ओए रामदीना, ट्रायल रूम में फ्रेशनर स्प्रे कर दिया ना? हाँ, और कोई काम भूल जाओ ये ना भूलियो, इन मैडमों की नाक बड़ी तेज होती है। अपना लेडीज़ टेलरिंग तो इनके नाक के भरोसे ही चलता है। क्यों भाई साहब, गलत कहा मैंने? लो, वो तो मैं भूल ही गया। पिछले महीने आपकी भरजाई के बर्थडे पर साड़ी ली थी आपने भराजी की दुकान से, उसके पैसे देने रह गए। नहीं जी, आपने क्यों मांगने थे, यही तो आपकी शराफत है। मेरा भी उस तरफ कोई काम नहीं पड़ा, इसलिए बात दिमाग से उतर गई। मैं तो सबसे कहता हूँ कि भाई कपड़ा साड़ी कुछ भी लेना हो तो जान पहचान वाली दुकान से लो, वापस करने बदलने में थोड़ा लिहाज रहता है। अच्छा जी, तो कितने देने हैं आपकी साड़ी के? 400? लेकिन जी वो तो कॉटन की साड़ी थी, सूती। आजकल तो सूती हैंडलूम के कपड़ों को आकर आई हुई है। कपड़ों की कीमत को तो आग लगी हुई है। आप कुछ तो रियायत करो जी। दूसरी जगहों में तो हम अड़कर भी कम करवा सकते थे, पर यहाँ तो घर की बात है। ये लो जी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, सारा कैश तो मैं कल ही इकट्ठा करके ले गया था। परसों ज़रूर मैं आ जाऊँगा भुगतान करने के लिए, या आपकी भरजाई को भेज दूँगा। आप तो अपने भाई से बढ़कर हैं। बस जी, और क्या बताना, हम तो लेडीज़ टेलरिंग खोल कर फंस गए। अच्छी भली दुकानदारी चलती थी, अब ये आपस की बात है। ब्याह शादी के सीजन में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, सिर्फ कोट पतलून की सिलाई में। वो तो आपकी भरजाई मेरे पीछे लग गई कि ये क्या बात हुई भला, अपनी टेलरिंग की शॉप है और उसे कपड़े बाहर से सिलवाने पड़ते हैं। बस जी, आपने औरतों की बात मान ली तो बिजनेस में तो हो गई आपकी ऐसी की तैसी। लेकिन उस वक्त हमने भी सोचा कि अपना लगता क्या है, ना हींग ना फिटकरी, मशीनें हैं ही अपने पास, क्यों ना दिहाड़ी पर एक दर्जी रख लें। एक ब्लाउज सीने के वो जितने लेगा उससे 4 गुने हमें बच जाएंगे। बस जी, इस मुनाफे के चक्कर में हम तो मारे गए। यह लेडीज़ टेलरिंग डिपार्टमेंट खोला तो शगल के लिए था। आते जाते खूबसूरत लड़कियां दिखेंगी, महीन आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, चुस्त जिस्म देखकर हमारे कारीगरों का भी वो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट होगा। आंखें ठंडी होंगी, धंधे में रंगीनी आएगी। पर यहाँ तो मुसीबत ही मोल ले ली। एड्डा औखा काम और कोई नहीं जी। क्या पियोगे भाई साहब, चाय? माफ़ करना, बातों के चक्कर में चाय की पूछना तो भूल ही गया। इस बार दिल्ली में सर्दी कड़ाके की पड़ी है वाकई। ये अंगूठा ऊपर पीकर हमारे तो अंदर तक कुल्फियाँ जम गईं। पीनी पड़ गई जी। मंगवाई तो उन मैडम के लिए थी, बहुत तगड़ी पार्टी है। उनकी बहन की शादी में सबके सूट यहीं से ले थे। साल भर का जुगाड़ हो गया था, फिर इतना लिहाज तो रखना ही पड़ता है। क्यों जी, गलत कहा हमने? ओए रामदी ने, ये मंगू कहाँ मर गया? हद तेरे की। ठंड के दिनों में 10 बार पेशाब करने के बहाने ही गायब होगा और क्या। अब मैं भी तो हूँ ना, सुबह से हिला नहीं कुर्सी से। कहने को हम मालिक हैं। बड़े नमक हराम हो गए हैं जी आजकल के नौकर, साले काम चोर। जा ओए रामदीन, तू ही पकड़ ला जरा स्पेशल चाय 2 कप, जरा दूध वाली, कहना मैंने मंगाई है। शाबाश, ये पैसे ले दौड़ जा। उधर क्या देख रहे हो भाई साहब, अपना पुराना कारीगर है रामदीन तो। आपने पहले कभी देखा नहीं इसे? अच्छा अच्छा, वो कोट है ना देखने लायक जी। आप क्या, दुकान पर हर आने जाने वाले इसके कोट को घूरता है। बेगानों से नहीं रहा जाता पूछे बगैर। फिर आप तो अपने हैं। बिल्कुल जी, हर कोई यही कहता है कि साले ने किसी ग्राहक का तो नहीं पहन रखा है कोट। इस कोट का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है जी। आप ज़रा इत्मीनान से बैठो, चाय शाह पियो, मैं बताता हूँ। ओए इस्माइल, मिस्टर चोपड़ा एंड फैमिली के कपड़े बिल्कुल रेडी रखना, शाम 4 बजे आने वाले हैं। बस जी, यही तो हमारी सिफत है, वक्त की पाबंदी। 4 बजे आने का समय दिया तो 3:30 बजे कपड़े तैयार होकर मेरे काउंटर पर। इस्त्री हो गए हैं कि नहीं इस्माइल?
ये रामदीन का डिपार्टमेंट है। वैसे तो जी वो हमारी दुकान का पीर, बावर्ची, भिश्ती सब कुछ है। सुबह दुकान खोलकर झाड़ू लगाने से लेकर रात को हमारे घर के बर्तन मांजने तक वो हमारी उंगली को इशारे पर रहता है। ये मंगू शंगू तो साले सब ऐवे ही हैं, नमक हराम। रामदीन जैसा आदमी तो आज के ज़माने में मुश्किल से ही मिलता है। हाँ जी, तो मैं आपको सुना रहा था वो किस्सा कोर्ट का। हुआ ये कि एक दुबले पतले गुजराती साहब अमेरिका से आए, शादी करवाने आए थे हिंदुस्तान। एक सूट सीने को दे गए, बड़ा नफीस कपड़ा, मुलायम इतना कि हाथ न ठहरे। मेड इन डेनमार्क, 100% इम्पोर्टेड। बोले अर्जेंट डिलीवरी चाहिए। हमने कहा जी डबल सिलाई लगेगी। मान गए जी। 3 दिन बाद उनकी शादी थी, 2 दिन बाद ही सूट लेने आ गए। तैयार रखा था, उतारा हैंगर से कोट, एक जगह थोड़ी सलवट दिखी। मैंने रामदीन से कहा बेटा जरा ये कपड़ा सीधा कर दे। इस्त्री गर्म की उसने। बस जी इस्त्री को कोट पर रखने की देर थी कि बेड़ा गर्क। कोट का कपड़ा तो इस्त्री के लगते ही सिकुड़ गया। अजब डेनमार्की कपड़ा था साहब, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका। एक सलवट निकालने के चक्कर में 10 निशान पड़ गए। अब उस गुजराती साहब ने अपने कोट का यह हाल देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर। जैसे शादी तो उनकी उसी कोट से ही होनी थी। मैंने भतेरे हाथ पैर जोड़े कि साहब इस्त्री वाले कारीगर से गलती हो गई। हम सिलाई के आधे पैसे छोड़ देते हैं और उसी कपड़े का पैच लगा देते हैं। लेकिन जी पैच कहाँ लगता, साले कपड़े का डिज़ाइन ही ऐसा था कि अपना उस्ताद रफू कर भी हिम्मत हार गया। कैसा भी पैच लगा लो, पैबंद छिपाए न छिपे। और ऐसा पैबंद शादी वाले कोट पर लगाकर इम्पोर्टेड दूल्हा घोड़ी पर कैसे चढ़े। अपनी शकल चाहे सिकुड़ी हुई थी, पर कोट के कपड़े की सिकुड़न बर्दाश्त नहीं हुई। लगे गाली गलौज करने कि ऐसा कपड़ा तो यहाँ किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। जबान पर तो आया कि भले आदमी अमेरिका से सिलवा लाना था, यहाँ तक उठाकर क्यों लाए। वही तो मैं कहूँ, अमेरिका में सिलाई बड़ी महंगी है, यहाँ से 20 गुनी। वो तो हमारे ही मुल्क में दर्जियों की कोई कदर नहीं है जी। खैर मैंने उससे कहा कुछ नहीं, सोचा गलती अपनी है। 2 ऊंची बातें कह दी तो 4 आदमियों में इश्तहार करता फिरेगा कि कैलाश टेलर की दुकान में मत घुसना, उसने मेरा सूट खराब कर दिया। दर्जियों का तो धंधा आपको पता है, सिफारिश से चलता है। एक कपड़ा गलत हुआ 10 ग्राहक टूट जाएंगे। सो मैंने कहा चल भाई पैंट उठा ले, कोट के पैसे हम दे देते हैं। पर वो तो अड़ गया, ना जी पूरे कपड़े के पैसे वापस करो। हमने कहा भाई साहब ऊंची आवाज़ में ना बोलो, इस तरह का ये पहला केस है, हमारी दुकान की रेपुटेशन ख़राब होती है। बस जी सुनकर तो फिरंट हो गया। बात पुलिस तक पहुंच गई कि मेन रोड की कैलाश टेलर की दुकान में जोर जोर की झड़प हो रही है। हमने रो पीट कर 700 रुपये उसके पल्ले पकड़ाए और उसकी पैंट उसके हाथ में थमाई। साथ में इतने लंबे हाथ जोड़े कि माफ़ करना ब्रदर, गलती हो गई, और क्या हो सकता था भला। अब जी वो साला अमरीका रिटर्न तो 700 रुपये लेकर चलता बना, पर हमारी तो नींद हराम हो गई। 700 का कोट हमारे खीस पड़ गया। गरीब आदमी है जी, 700 की रकम कोई छोटी नहीं होती। ऐसा लगे जैसे बीच बाजार में किसी ने जेब काट ली हो। इस रामदीन की ओर देखूं तो मेरा खून गर्म हो कि इज्जत की इज्जत गई और 700 की करारी चपत लगी सो अलग। और कोट ऐसा जी कि न मेरे काम का न किसी और के, जैसा सीख सलाई आदमी वैसा कोट। बस जैसे बिजली की तरह ये बात जहन में आई कि ये कोट तो रामदीन को ही आ सकता है, वैसा ही दुबला पतला, वैसी ही कद काठी। मैंने भी सोच लिया कि कक्का रामदीना, तूने कोट जलाया है तो मैं भी हलवाई का पुत्र हूँ। मेरा बाप अजमल कहाँ रोड पर बर्फ़ी के टुकड़े तोड़ कर तोलता था, सोने की तरह। हलवाई था ना, 12-15 कारीगर थे, लेकिन मजाल किसी की एक समोसा या एक गुलाब जामुन उसकी आंख बचाकर मुंह में डाल ले। वो तो हमारा ही जी नहीं लगा उस धंधे में। कौन भट्टी के आगे खड़े होकर समोसे कचौरियाँ तलवाए, कौन भिन भिन करती मक्खियाँ मच्छरों में खड़ा होकर गुलाब जामुन बर्फ़ी रसमलाई का हिसाब करे। और फिर टेलरिंग का काम जरा साफ़ सुथरा लगा। सोची हमने तो मिठाई का पुश्तैनी डंडा छोड़कर इधर का रुख कर लिया। अब आपसे क्या छिपाना, घर की बात है सो बता रहा हूँ। एक शादी का घर हाथ आ जाए तो आधे साल की कमाई एक मुश्त मिल जाती है, क्या बुरा है। माफ़ करना, मैं भटक गया था अपनी बात से। खैर जी, तो 700 की चपेट खाने वाला मैं भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह दुकान का शटर खोला ही था कि रामदीन हाजिर। साला वक्त का बड़ा पाबंद है। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो समझ रहा था कि मालिक कल से नाराज़ हैं। चुपचाप मेरी और कनखियों से ताकता काम करता रहा। फिर जब सब लोग आ गए, मुझे लगा अब सही मौका है। गरीब को अकेले में डांट डपट दो, उस पर कोई असर नहीं होगा, मगर उसके जात भाइयों के सामने उसे जलील कर दो तो पानी पानी हो जाएगा, मुंह ऊंचा नहीं करेगा। सोची मैं सबके सामने तवे की तरह गर्म हो गया। रामदीने, तेरी जरा सी लापरवाही से मेरे 700 रुपये उड़ गए। कितनी बार तुझे समझाया है कोट पर रुमाल रखकर इस्त्री किया कर।
इस्माइल इससे खार खाता है। कहने लगा, साहब इसकी आयरन टेबल के सामने आपका काउंटर पड़ता है, बच्चू देखने लग गए होंगे कोई परी, बस इस्त्री कोट पर धरी की धरी। मैंने जरा सख्त आवाज़ में कहा, रामदीन तू आज से अपना दूसरा बंदोबस्त कर ले, यहाँ अब मैं एक पल भी तुझे नहीं रहने दूंगा। अब जी वो तो लगा रोने गिड़गिड़ाने, पैरों पर लौटने। इस शहर में तो जो हैं सो आप हैं माई बाप, और कौन है अपना। आप मेरी तनख्वाह में से 10 रुपये महीना काट लो, तनख्वाह में से काट लो बस जी। मैंने पकड़ ली उसकी ज़बान। मैंने कहा, वाह 10 रुपये महीने काटने लगा तो 6 साल लग जाएंगे। मैंने 10 साल टेलरिंग की शॉप चलाकर कोई घास नहीं छीली है। साफ कह दिया है कि कोट तू ले ले, इन सर्दियों में पहन लेना, और 50 रुपये महीना कटवाना हो तो नौकरी कर, वरना इसी वक्त रफा दफा हो जा। इतना सुनना था कि वो तो ज़मीन पर लौट गया। माई बाप, 100 रुपये में से 50 तो मेरे खाने पर खर्च हो जाता है, 50 घर भेजता हूँ, घर पर औरत है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका क्या होगा। आखिर बड़ा रो धोकर 10 रुपये हफ्ता मतलब महीने में 40 रुपये कटवाने पर राजी हुआ। मैंने उसे समझाया कि देख, तू तो तब भी रहा फ़ायदे में ही, मुफ्त में तुझे कोट मिल गया, 200 रुपये तो इसकी सिलाई हो जाती है, और इस 700 पे सूद कितना हो जाएगा, कम से कम 50 रुपये सालाना वो भी मैं छोड़ रहा हूँ, वरना गांव में तुम लोगों का क्या हाल होता है मुझे सब पता है। गांव का साहूकार तो एक पैसा नहीं छोड़ता, चाहे घर बार खेत खलिहान बीवी बच्चे सब बिक जाएं। क्यों जी, गलत कहा मैंने। फिर दिल्ली में ठंड क्या कम पड़ती है। मैंने कहा उससे, हर साल तू ठिठुरते हुए ठंड काटता है, इस बार शान से काटना। अरे ऐसा कोट तो तेरी क्या, तेरी 7 पुश्तों में भी किसी ने पहन कर नहीं देखा। नहीं जी, मार्च के पहले हफ्ते की बात है ये तो, सर्दियां ख़त्म होने पर थीं, 8 महीने हो गए इसे तनख्वाह कटवाते, बीच में एक बार फिर बदक गया था, बड़ी मुश्किल से रास्ते पर लाए, 2 महीने पैसे कटवाए और लगा रोने कलपने, गांव से चिट्ठियां आ रही हैं पैसा भेजो। मैंने कहा, देख तू तो ऐसा कर, माँ बाप को तो पैसे भेज दिया कर, पर अपनी औरत को यहाँ बुला ले, यहाँ घर पर काम करेगी, तू भी बाहर खाने की जगह उसके साथ घर पर ही खा लिया करना, रात को भंडारे वाली कोठरी में सो रहना। ये भी कोई ज़िंदगी है भला, वो वहाँ तू यहाँ। बस जी, बात इसको जच गई, बुलवा लिया इसने अपनी औरत को। बस जब से आई है आपकी भरजाई को तो इतना आराम हो गया है कि पूछो मत। इसकी औरत ने सारा घर संभाल लिया है, पंजाबी खाना बनाने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई है। एक दिन घर आ जाओ भाई साहब, फिर देखो ऐसे छोले भटूरे बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। देहले की चीज़ इधर से उधर नहीं होने देती, इतनी भरोसे वाली है, सारा घर खुला छोड़ देते हैं उस पर, बच्चों को भी बड़े लाड़ से रखती है, ऊपर से पैसा धेला कुछ नहीं देना पड़ता। आजकल तो दिल्ली में ऐसी काम वाली माई किसी कीमत पे ना मिले। आप तो जानते हैं कैसी किल्लत है भरोसे के बंदों की दिल्ली जैसे शहर में। क्यों जी, गलत कहा मैंने। बड़ा सुख है जी, महीने में 1 आध दिन वो बीमार पड़ती है तो रामदीन कपड़े बर्तन झाड़ पोंछ सब कर देता है। बस इनके खाने में कोई रोक टोक नहीं हमारी, पेट भर के खाते हैं। अपने बाप की बात हमेशा याद रखता हूँ कि इन लोगों की तनख्वाह 10 रुपये कम करनी हो तो 2 रुपये का खाना खिला दो, भूखे पेट को भर दो, फिर तो ये आपके ताज जिंदगी गुलाम हो जाएंगे। हलवाई था ना मेरा बाप, कभी तबीयत होती तो खुद सारे कारीगरों को लाइन से खड़ा करके बचे हुए समोसे रसगुल्ले बांट देता, ना बांटे तो अगले दिन खराब हो जाएं, तो घूरे पे फेंकने से तो बेहतर है किसी के पेट में जाएं। बस जी, नौकर चाकर उसमें ही खुश। पर वो ज़माना था, और भाई साहब वो मेरे बाप का ज़माना, लोगों के हाजमे दुरुस्त थे। ये रामदीन तो ज़्यादा खा भी नहीं सकता, शुरू से फाका झेलते झेलते अंतड़ियाँ ऐसी सूख गई हैं कि ज़्यादा खाना हजम ही नहीं होता, इसे उल्टियाँ करने लगता है। हम भी कहते हैं, रामदीना लालच किस बात का, जितना हजम हो उतना ही खाओ। क्यों जी, गलत कहा मैंने। नहीं जी, पूरे पैसे अभी कहाँ, अभी तो मुश्किल से 400 कटवाए हैं, वो तो मैंने ही कहा एतबार का आदमी है, पैसे आते रहेंगे, तू सूट पहन मौज कर। अब कुछ लिहाज करना ही पड़ता है ना जी इन लोगों का। हो, क्या लाख टके की बात कही है आपने भी। जवाब नहीं आपका ही भाई साहब कि कोट तो बढ़िया है, लेकिन रामदीन की शक्ल ही कोट के साथ मैच नहीं करती, इसकी सूरत को रिनोवेट करना चाहिए। मगर भाई साहब एक बात बता दूं आपको, ये मखौल रामदीन के साथ मत करना। आजकल हर कोई उससे मखौल करता है कि तेरी किस्मत अच्छी है, वरना इतना महंगा कोट तुझे कहाँ पहनने को मिलना था। मखौल के जवाब में हंसने की जगह इसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एक बार तो लगा जैसे कोट उतार कर फेंक ही देगा, मगर इसने सिर्फ घूर कर देखा और चुप हो गया। 700 बड़ी रकम होती है जी, और इन लोगों के लिए तो और भी है कि नहीं। पर आपको सच बताऊं तो इसकी शक्ल को देखकर कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है। वैसे तो रामदीन मेरा पुराना आदमी है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है भला।
बहुत होगा तो घर जाकर अपनी औरत को आंखें दिखा लेगा। लेकिन किसी दिन किसी राह चलते ने कोर्ट पर ज़्यादा छेड़ दिया तो इसने कोर्ट सचमुच उतार फेंका तो बात आगे भी बढ़ सकती है। आखिर इन भुक्कड़ों की जात का भरोसा भी क्या है? इनकी कौन सी इज्जत आबरू है? क्यों जी, गलत कहा मैंने? नहीं नहीं जी, ऐसा हुआ तो नहीं है भाई साहब, मगर मैं आपसे अपना वहम बयान कर रहा हूँ। वैसे जानता यह भी है कि पूरे दिल्ली शहर में मुझ जैसा फर्राक दिल मालिक चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसे महंगे शहर में दो बंदों को सर पर छत, रहना खाना सोना सब फ्री। पर मैंने कहा ना, इन भुक्कड़ों की जात का क्या भरोसा, इनकी कौन सी इज्जत आबरू है? क्यों जी, गलत कहा मैंने? कही ना 100 टक्के खरी बात। अभी आप सुन रहे थे सुधा अरोड़ा जी की लिखी हुई कहानी 700 का कोट। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।